हिंदी साहित्य की चुनिंदा कहानियों के चैनल में आज सुनिए सुप्रसिद्ध एवं सशक्त कथाकार सुषमा मुनींद्र जी की लिखी हुई कहानी डसो मगर प्यार से। तो शुरू करें कहानी। लड़की पढ़ाई में उत्तम है, शोभनीय प्रतिशत लाती है। स्कूल पास करके हट पर आई, कॉलेज की पढ़ाई बड़े शहर में करेगी। कस्बाई तंग मानसिकता वाले पिता ने प्रस्ताव सिरे से खारिज कर दिया। अपने सिरमौर में कॉलेज है, यहीं पढ़ोगी। 75% लाने पर भी मेरी आर्थिक स्थिति बड़े शहर का खर्चा उठाने लायक नहीं है। बड़ा मजबूर होकर लड़की ने सिरमौर महाविद्यालय में दाखिला लिया। स्नातक के दौरान चारों ओर से सूचना आ रही थी, भविष्य बायोटेक्नोलॉजी का है। भविष्य बनाने हेतु लड़की पुनः हट पर आई। पापा, मैंने ग्रेजुएशन कर लिया, अब देखो टॉप किया है। मैं बायोटेक में पीजी करना चाहती हूँ, जो सिरमौर के इस गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं है। 2 बड़ी बेटियों को ब्याह कर कुछ निश्चिंत हुए पिता ने पॉजिटिव सोचा। 3 संतानों में सबसे छोटी है, पढ़ ले अपने मन का। कैरियर बन गया तो अपना जीवन रोशन कर लेगी। मुनासिब सा जीवन न जी पाने का रंज लिए दोनों बड़ी बेटियां बात बेबात खींची रहती हैं। इसे मुनासिब जीवन मिले। बड़े शहर की ख्यात निजी महाविद्यालय में लड़की का चयन हो गया। पिता की भावना और लड़की का सुंदर मुख गौरव से भर गया। इस कॉलेज में बायोटेक की कुल 20 सीट हैं। देखो पापा, मुझे एडमिशन मिल रहा है। लाडली, तुम योग्य लड़की हो, पापा ने सराहना की। पापा, तुम्हें मेरे लिए ये लाडली नाम ही मिला था? तुम्हारी माँ ने तो दुलारी रखा था, मैंने लाडली कर लिया। दुलारी से तो अच्छा साउंड करता है। इतना बड़ा कॉलेज, नाम बताने में कितनी शर्म आएगी। स्टूडेंट्स नाम सुनकर समझ जाएंगे मैं कस्बे से आई हूँ। पुत्री की ठुमक और पिता खुलकर हंसे। इतनी स्मार्ट लगती हो। लड़की सिरमौर कॉलेज में स्मार्ट और जानकार लड़कियों में शुमार होती है। बस चले तो नाम बदल लूँ। मुश्किल ये है, इंसान सब कुछ बदल सकता है, नाम नहीं। काउंसलिंग के लिए लाडली अपने पिता के साथ बड़े शहर के बड़े कॉलेज पहुँची। महाविद्यालय भवन, गर्ल्स हॉस्टल, कैंटीन, बड़े बड़े लॉन, गहमा गहमी वाला विशाल परिसर। संरचना पर पिता हतप्रभ थे, जबकि लाडली अपना हतप्रभ होना छिपा रही थी। कतई नहीं चाहती थी हाव भाव से कि कस्बियाई कन्या समझी जाए। बड़ी लॉबी में छात्र छात्राएं घुल मिलकर बैठे थे। इस तरह बैठने पर सिरमौर में किस्से तैयार हो जाते हैं। लॉबी में सरसरी दृष्टि डालने के दौरान लाडली को आगे की पंक्ति में नवबोध नाम का एक लड़का नजर आया। लाडली के सुंदर मुख पर प्रश्न उभरा, ये भैंसा काउंसलिंग के लिए आया है? इतना लंबा, इतना चौड़ा, इतना सांवला? भीमकाय कहना आपत्तिजनक होगा, लेकिन भविष्य में इसकी काया में मेद चढ़ गया तो भीमकाय होने की पूरी आशंका है। संजोग कहें या कहें, काउंसलिंग के बाद कुछ खाने के लिए लाडली पिता के साथ कैंटीन में आई तो नवबोध यहाँ भी उपस्थित मिला। कैंटीन के सामने बने बड़े खुले सीमेंटेड दालान की एक मेज पर समूह के साथ डटा मोमोज का सेवन कर रहा था। भैंसा यहाँ भी? पिता के विवेक को क्या कहें। वे नवबोध के ठीक बगल वाली मेज पर बैठे। कस्बाई अंदाज में तेज आवाज़ देकर समीप से गुजरते वेटर को पुकारा, 2 थाली इधर। कैंटीन में कुछ विद्यार्थी और प्राध्यापक दोपहर का भोजन करते हैं। छात्रावास में यहीं से बड़े बर्तनों में भोजन भेजा जाता है। लाडली को लगा पिता तेज़ आवाज़ में अपना कस्बे का होना जाहिर कर रहे हैं। मंगा क्या रहे हैं? 2 थाली। पापा, स्नैक्स मंगाओ ना। लाडली, स्नैक्स से नहीं, दाल चावल से पेट भरता है। लाडली, कितना शर्मसार करता है ये नाम। लाडली ने नवबोध वाले समूह की नज़रें ताड़ी। लाडली संबोधन पर समूह हौले हौले हंस रहा था। समूह कतई नहीं जानता था कि ये पिता की स्नेह भरी पुचकार नहीं, उसका वास्तविक नाम है। पिता को लाडली की शर्म से मतलब नहीं। लाडली, तुम्हें रोज़ ये भोजन खाना पड़ेगा, मिर्च तेज है। पापा, मैं संभाल लूँगी। खराब चलन वाला ज़माना है, होशियारी से रहना। मैं संभाल लूँगी। यहाँ का माहौल देखकर लग रहा है वक्त बहुत बदल गया है। मैं संभाल लूँगी पापा। रूम पार्टनर पता नहीं कैसी होगी। सब संभाल लूँगी। भोजन पश्चात छात्रावास। पिता रूम पार्टनर को लेकर चिंतित थे, लेकिन लाडली ने देखा रूममेट मुक्ति सिटपिटाई सी दिख रही है। लाडली ने तय किया छोटे बड़े बदलाव पर नज़र रखते हुए इस तरह चुस्त दुरुस्त रहना है कि छात्रावास की छात्राएं स्वीकार करें छोटी जगह से आई लड़की भी एवरेस्ट चढ़ सकती है। उसने इतराने वाली लड़की की तरह हाव भाव बनाकर मुक्ति से पूछा, कहाँ की रहने वाली हो?
लखीमपुर खीरी। तुम? सिरमौर। और तुम्हारी हॉबी? पढ़ना और कुकिंग। मैं किचन में माँ की मदद करती थी। लाडली तुम्हारी? मुक्ति, पढ़ाई को मैं हॉबी नहीं मानती, कुकिंग को हॉबी बनाना नहीं चाहती। कोई तो हॉबी होगी। लड़कों को परखना। 4-6 लड़के आगे पीछे चला करें तो मज़ा आता है। सिरमौर में कॉलेज के लड़के मेरे दीवाने थे। लड़कों से डर नहीं लगता? नहीं, लड़के दम दिखाते हैं पर भीतर से पिद्दी होते हैं। लड़का कहे आती क्या खंडाला, तुरंत कहो आती हूँ। यदि लड़का बोले चलो, उल्टे पैर भाग जाएगा। मुक्ति, खंडाला ले जाने के लिए वॉलेट फुल होना चाहिए। तुम्हें कभी किसी ने प्रपोज किया? कोई मेरे लायक नज़र नहीं आया, इसलिए मैंने किसी को घास नहीं डाली। हर उम्र की एक दरकार और तमन्ना होती है। मेरी दरकार पढ़ाई और तमन्ना कैरियर बनाना है। मुक्ति के चेहरे पर बेबसी। सिरमौर वाली का कॉन्फिडेंस देखो, कितना अलग सोचती है। मैं अब तक बेखबर होकर रही हूँ। इसकी तरह चतुर बनूंगी ताकि घर से दूर यहाँ रहते हुए खुद को सजग रख सकूं। लाडली मुझे नुस्खे सिखाएगी, रैगिंग में तेज लड़के लड़कियों से भी बचाएगी। लाडली के कॉन्फिडेंस, अच्छी सूरत, अच्छे कद के मद्देनज़र छात्रावास में रह रही उत्तरार्ध की छात्राओं ने रैगिंग में लाडली की खास खबर ली कि अपनी दैहिक गुणवत्ता का गुमान न करे। लाडली ने चुनौती का निडरता से सामना किया। फ्रेशर पार्टी तक वो खुद को बेहतरीन तरीके से माहौल के योग्य बना चुकी थी। सीनियर्स के निर्देशानुसार छात्राएं साड़ी और छात्र ब्लेज़र पहनकर आए। अच्छी फिटिंग के डिज़ाइनर ब्लाउज और सिल्क साड़ी में सधी हुई खूबसूरत लग रही लाडली को छात्र अजब मुँह से देख रहे थे। उत्तरार्ध की छात्राओं ने उसकी खिल्ली उड़ानी चाहिए। लाडली कैट वॉक करते हुए स्टेज पर आओ, अपनी फेवरेट हीरोइन की एक्टिंग करके दिखाओ। लाडली अपनी लंबी काया को भरपूर झमकारती हुई मंच पर आई। अभिनय कर मजमा लूट लिया। एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। आधी प्रॉपर्टी। गजब की संकल्पना। ठहाकों के बीच प्रस्ताव आया, आधी क्यों, पूरी मांग लो। यही क्षण था कि नवबोध लाडली का दीवाना हो गया। बगल में बैठे निर्वाण से बोला, ये बिल्लो रानी कहे तो अपनी जान दे दूँ। लाडली अपनी अदा पर ऐसी वारी वारी हो रही थी कि छात्रावास आकर अपने रूम में मुक्ति के सामने एक चुटकी सिंदूर की कीमत कहकर सफलता का जश्न मनाती रही। मुक्ति ने उसके कलरव को बुलंद किया। लाडली, तुम बड़ी स्टाइलिश लग रही थी, लड़कों की नज़रें तुम पर थीं। मुक्ति, मैं रोज़ स्टाइलिश लगना चाहती हूँ, पर स्टाइलिश लगने के लिए पैसा चाहिए। इस महीने के पैसे मैंने साड़ी खरीद कर उड़ा दिए। पापा को कहूँगी कुछ पैसे चाहिए तो वे अपनी छोटी आर्थिक हैसियत का लंबा भाषण देंगे। पटा लो किसी मिल्कियत वाले को। मुक्ति, मैं यहाँ लड़के पटाने नहीं, अपना कैरियर बनाने आई हूँ। उधर नवबोध पर इतनी दीवानगी सवार हुई कि अपने दिल का हाल बताए बिना उससे रहा नहीं गया। हाल सुन निर्वाण ने हल्ला मचा दिया। बिल्लो रानी कहे तो नवबोध अपनी जान दे दे। छात्रों ने नवबोध का मखौल बनाया। नवी, तुम्हारे शारीरिक भूगोल को देखते हुए लाडली तुम्हें किक आउट कर देगी। नहीं करेगी, आधी प्रॉपर्टी की डिमांड कर रही थी। नवी, चांस मार लो। इस कॉलेज में तुम अकेले स्टूडेंट हो जो कार से कॉलेज आते हो। कार वाले लड़के पर लड़कियां मेहरबान रहती हैं। अपने घर में पार्टी वार्टी करो। तुम्हारे चेहरे पर नहीं, लेकिन मकान पर लाडली का दिल जरूर आ जाएगा। नवी ने प्रस्ताव को पारित किया। इस महीने मेरा बर्थडे है, पार्टी का प्लान करता हूँ। पार्टी जोरदार होनी चाहिए। जन्म दिवस आया। विद्यार्थियों को आमंत्रित करते हुए नवबोध लाडली पर केंद्रित था। हॉस्टल से मेरा घर दूर है, लाडली मैं तुम लोगों को कार से लेने आ जाऊंगा। लाडली अकबका गई। शाहना ने विनोद किया, हॉस्टल में हम 8 लड़कियां हैं, इतनी लड़कियों को किसकी गोद में बैठाओगे नवी? 2 ट्रिप कर लूँगा। निर्वाण ने दिल पर हाथ रखा। हाय, मैं भी कन्या होता, नवी तुम्हारे साथ कार में घूमता। नवबोध ने गंभीरता बनाए रखी। निर्वाण, मजाक नहीं, मैं कुछ चर्चा कर रहा हूँ। नवबोध ने भव्य मकान में खाने पीने का भव्य प्रबंध कर रखा था। लाडली से निरंतर कहता रहा कि कितना कम खा रही हो, थोड़ा और लो। नवबोध की चमचागिरी से ऊब चुकी लाडली ने छात्रावास पहुंचकर गहरी सांस ली। मुक्ति कहने लगी, इतने बड़े मकान में नवी अकेला रहता है, अजीब बात है ना? शाहना ने संपूर्ण जानकारी दी। नवी की मम्मी सेपरेटी है, इन दोनों जबलपुर में डिप्टी कमिश्नर सेल्स टैक्स है। पहले यहीं पोस्टेड थी, तभी ये घर खरीदा था, अब नवी अकेला रहता है। लाडली पूछने लगी, शाहना तुम कैसे जानती हो?
मैंने और नवी ने बीएससी इसी कॉलेज से किया है। मम्मी का ट्रांसफ़र हुआ तब नवी काफ़ी परेशान था। मुक्ति ने विश्वास नहीं किया। शाहना, तुम ऐसी स्टोरी बताती हो जैसे तुम्हें पूरे जगत का समाचार मालूम है। तुम तो अपनी विभागाध्यक्ष नायडू मैम के बारे में भी कहती हो कि उनका कॉलेज के डायरेक्टर जैन सर के बीच कुछ चक्कर है। शाहिनी अपनी बात पर दृढ़ थी। ये बात तो पूरा कॉलेज जानता है। नायडू मैम को आज तक कॉलेज से हटाए जाने की धमकी नहीं मिली। उनकी सैलरी भी बहुत अधिक है। नायडू मैम भी तो सेपरेटी हैं। मुक्ति हुमक कर हंसी। शाहना, तुम्हारा बस चले तो तुम सबको सेपरेटी बना दो। शाहना दृढ़ थी। स्टोरी यूं ही नहीं बनती, बात में कुछ दम होता है। जैसे कि पूरी क्लास कहती है नवी लाडली को लाइन मारता है। मुक्ति की हंसी बढ़ गई। तभी इसे गले तक ठुसाना चाहता था। लाडली, तुम कम खा रही हो और लो ना, जबकि सबसे अधिक यही ठूंस रही थी। लाडली ने तेवर बिगाड़ लिए। ऐसा मत कहना शाहना, भैंसा मुझे लाइन मार रहा है, सोचकर मुझे लग रहा है कि मैं कितनी बदसूरत हूँ। शाहना ने बढ़ावा दिया। हाई प्रोफाइल मम्मी का इकलौता लखते जिगर है, पटाले लाडली। लखते जिगर के चेहरे में भगवान ने 12 बजा रखे हैं। मुक्ति ने स्थिति का आनंद लिया। पटाले लाडली, नवी का वॉलेट फुल रहता है, पढ़ाई में भी अव्वल है, तुझ पर वॉलेट लौटाएगा, नोट्स भी देगा। मैं भैंसे को पटाऊंगी? मुक्ति, ये मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। लेकिन संजोग बने तो नामुमकिन मुमकिन हो जाता है। अंग्रेजी माध्यम होने से लाडली चैप्टर ठीक तरह से नहीं समझ पाती थी। नायडू मैम ने चेतावनी दी। लाडली, तुम बताती हो तुमने बीएससी में टॉप किया है। कैसी टॉपर हो तुम? हमारे कॉलेज का स्टैंडर्ड बहुत ऊंचा है। स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी में पोजीशन लाते हैं। मेहनत करो वरना पास नहीं हो पाओगी। लाडली खुद का माहौल के योग्य समझने लगी है। नायडू मैम ने गौरव उतार दिया। क्लास में सिर झुकाए बैठी रही। सिर झुकाए हुए ही मुक्ति के साथ छात्रावास जा रही थी। पीछे से दौड़ता हुआ नवबोध आ गया। होता है लाडली, स्टडी में मैं हेल्प करूँगा, नोट्स की ज़रूरत हो तो बताना। थैंक्स। नायडू मैम को इस तरह नहीं बोलना चाहिए था। मेरी प्रिपरेशन अच्छी नहीं थी। होता है, मैं नोट्स दूंगा। थैंक्स कहकर लाडली चल दी। कुछ स्थितियां ऐसी होती हैं जब थैंक्स का दोहरा अर्थ होता है। नवबोध न समझ सका लाडली मदद लेना चाहती है या नहीं लेना चाहती, जबकि लाडली ने अर्थ पकड़ा, भैंसा है पर दिमाग वाला है। फेल हुई तो पापा कहेंगे बड़ा शहर घूम ली, अब चलिए आओ सिरमौर, तुम्हारे हाथ पीले करने हैं। मैं हाथ पीले कर बात बेबात खींचने वाली बड़ी बहनों की तरह जीवन नहीं बिताऊंगी। जल्दी ही प्रेजेंटेशन देना है। लाइब्रेरी में मैटर ढूंढ कर भी ढूंढ नहीं पा रही हूँ। वही अंग्रेजी की समस्या, भैंसे से मदद लेनी होगी। लाडली पुस्तकालय में थी। उसे ढूंढता हुआ नवबोध पहुँच गया। लाडली, तुम्हें कहाँ कहाँ ढूंढा? कहते हुए नवबोध चकित हो गया। दरअसल उसे विश्वास नहीं हो रहा था उस जैसा सरल संकोची युवक ऐसा कहेगा। वस्तुतः कुछ कहना चाहता था और ये कह गया। लाडली कह सकती है, क्यों मेरे गले पड़ रहे हो, जबकि मैं थैंक्स कह चुकी हूँ, जिसके 2 अर्थ हो सकते हैं। भाग्य ठीक ठाक था। लाडली न संघात में आई न संघात देने जैसी बात की। प्रेजेंटेशन के लिए मैटर ढूंढ रही हूँ। मिला? एक बुक मिली है। तुम्हें जिस सब्जेक्ट पर प्रेजेंटेशन देना है उसका कुछ मैटर मेरे पास है। लाडली ने उसे ऐसे देखा जैसे देखकर धन्य कर रही है। मैं मैटर ढूंढने में कितना थकी। मैटर कब दे रहे हो? आज दे दूँ? ऐसे बता रहे हो मानो मैटर जेब में लिए घूमते हो। मतलब 1-2 दिन में दे दूँगा। थैंक्स। थैंक्स लगता है इसका तकिया कलाम है। रात भर जागकर नवबोध लाडली के लिए मसौदा तैयार करता रहा। लो लाडली, रट्टे मार लो। हाँ, ऐसे कॉन्फिडेंस से बोलना मानो मैटर तुमने तैयार किया है। थैंक्स नवी। स्टूडेंट्स और प्रोफेसर्स द्वारा पूछे गए प्रश्नों में कुछ ही उत्तर लाडली दे पाई, फिर भी अच्छे आत्मविश्वास का प्रदर्शन करते हुए विषय पर बोली। नवबोध उसे अजब मुँह से देखता रहा। कॉम्प्लीमेंट दिया। मैंने जितना एक्सपेक्ट किया था तुमने उससे अच्छा परफॉर्मेंस दिया। लाडली ने कौतुक से उसे देखा। तुम्हें अच्छा लगा? हाँ। क्यों? क्योंकि अच्छा था। बहुत सरल सी अभिव्यक्ति दे रहा नवबोध लाडली को सरल लड़का लगा। भैंसा है पर इससे पढ़ाई में मदद लेना गुनाह नहीं है। आई होप मदद करते रहोगे। श्योर श्योर। नवबोध की इच्छा हुई लॉन में समान दूरी पर बनी सीमेंटेड बेंचों में एकांत वाली बेंच पर लाडली के साथ बैठे और कहे,
तुम्हारा प्रेजेंटेशन अच्छा था क्योंकि तुम अच्छी हो, मुझे तुम अच्छी लगती हो, अभिव्यक्ति न दे सका। प्रेम एक जटिल मुद्दा है, इजहार करते हुए शब्दों का टोटा पड़ ही जाता है। पूरी स्वतंत्रता के साथ सहज भाव में प्रेम सचमुच अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता। यदि प्रेम एक तरफा हो तब तो कहने वाले और सुनने वाले दोनों की मुख मुद्रा समान रूप से बिगड़ जाती है। यदि लाडली ने शोर मचा दिया तो लड़के हंसेंगे और कहेंगे, नवी, प्रपोज करने से पहले दर्पण में अपनी आकृति तो निहार लेते। एकांत घर की एकांत रात में चमकदार विद्यार्थी खलबली से बेतरह भरा हुआ था। मोबाइल पर आई लव यू टाइप कर बार बार डिलीट कर किसी तरह SMS सेंड किया। 1 बजे रिप्लाई देने के लिए लाडली नहीं जाग रही होगी, रिप्लाई तब भी नहीं देगी। कॉलेज में देखें क्या प्रतिक्रिया देती है। लाडली निर्लिप्त मुद्रा में सभी पीरियड खत्म होने के उपरांत उसके समीप आई। लॉन में मिलो नवी। लाडली में मनुष्यता है, शोर नहीं मचाया। यदि दुत्कारना चाहती है तो एकांत में। बेंच पर नवबोध अपराधी और लाडली दरोगा की तरह बैठी। औपचारिक बल्कि जरूरी चुप्पी। लाडली को कहना पड़ा, नवी, तुम्हारा SMS मिला। मैं रिप्लाई का वेट कर रहा था। मैं कस्बे की लड़की हूँ, मुझे ये सब अजीब लगता है। तुम्हें काउंसलिंग में देखा था, तुम मुझे डे 1 से अच्छी लगने लगी हो। क्लास में इतनी स्मार्ट लड़कियाँ हैं, मैं ही क्यों? मुझे स्मोक करने वाली लड़कियाँ अच्छी नहीं लगती। तो क्या हरतालिका व्रत करने वाली अच्छी लगती हैं? लाडली ने पूछा। इतना अभी नहीं सोच पाया हूँ। मैं स्मोक नहीं करती, लेकिन हरतालिका व्रत भी नहीं करूँगी, इश्क नहीं करना चाहती, शादी भी नहीं करूँगी। क्यों? मैं पर्सनल नहीं बताती, पर तुम्हारा दिल ना टूटे इसलिए बताना ज़रूरी है। हम 3 बहनें हैं। बड़ी दीदी की लव मैरिज है, फिर भी जीजाजी से नहीं जमती। छोटी दीदी की अरेंज मैरिज है, शुरू दिन से जीजाजी से नहीं जमी। दोनों के 2-2 बच्चे हैं। दोनों दीदी को देखकर लगता है शादी पकाऊ काम है। बच्चे तो इतनी बड़ी जिम्मेदारी होते हैं, उफ़ो। दोनों दीदी उन्हें लेकर अस्त व्यस्त रहती हैं, बल्कि अस्त व्यस्त और त्रस्त रहती हैं। शादी के बाद लड़कियां बिल्कुल भी फ्री नहीं रह पाती नवी। विरोध से ही सही, पर बात का क्रम तो बना। नवबोध उसे मुंह से देख रहा था। लाडली, बुरा मत मानना, तुमने भी अपनी माँ को सताया होगा। लाडली ने देखा नवबोध के मुख पर मासूमियत और सरलता है। लेकिन मैं नहीं चाहती मुझे कोई सताए, मैं रातों को सो न सकूं। तुम्हारा विचार अजीब है। मुझे अजीब नहीं लग रहा है। क्यों? हम लोग विज्ञापन युग में रह रहे हैं। अब अफेयर, ब्रेकअप, लिव इन रिलेशनशिप पर लोग शर्म ना करते हैं, ना अचरज, गुस्सा या नफरत भी नहीं करते। कोई किसी के अफेयर में दखल नहीं देता। लोग जिस तरह चाहते हैं बिंदास होकर जीते हैं। इसलिए तुम्हारा विचार मुझे अजीब नहीं लग रहा है। नवी, मैं कस्बे की लड़की हूँ, चीज़ों को सीरियसली लेती हूँ। हमारे यहाँ इश्क का मतलब होता है शादी। नवबोध को लगा प्रपोजल स्वीकार हुआ है। मैं तुम्हें लेकर सीरियस हूँ लाडली, आजमा सकती हो। तुम मारवाड़ी बनिया, मैं शुद्ध पंडित। आजमाने से कुछ हासिल नहीं होने वाला, तुम भोले हो। लाडली बेंच पर रख के नवबोध के सेल फोन को हाथ में लेकर उसके फंक्शंस देखने लगी। जानती है, मोबाइल, लैपटॉप, अच्छे कपड़े, फुटवेयर वजूद को समृद्ध करते हैं। भोला कह रही है, सेल फोन के फंक्शंस देख समझ रही है। नवबोध को लगा लाडली उसे आजमा रही है। बोला, थैंक्स। क्यों? मुझे भोला कहा। नवबोध का मुख देखकर लाडली जोर से हंसी। ये सेल फोन कितने में खरीदा? तुम्हें चाहिए? कॉल ही तो करना है, मेरा ये 2000 सेल ठीक है। फंक्शन सीखोगी? तुम्हारी कुछ पिक्स लेता हूँ। नवबोध उत्साहित हो गया। बात सहज रूप से आगे बढ़ रही है, बढ़ती रहे तो एक सार्थक नतीजे पर पहुँच सकती है। नवबोध ने लाडली की कम से कम 6 तस्वीरें उतारी। अमेजिंग, कितनी ब्यूटीफुल लग रही हो। छात्रावास पहुंचकर लाडली ने मुक्ति से प्रसंग कहा। मुक्ति ने लाडली को प्रोत्साहन दिया। लाडली, मान गई तुम्हारी हॉबी लड़कों को परखना है। भैंसा नाल रहोगी तो ऐश करोगी। प्रेम में पागल होकर नवी तुझ पर वॉलेट लुटाएगा। कोई दूसरा लड़का तुझे छेड़ेगा तो तेरे लिए वो अपनी हड्डियां भी तुड़वा लेगा। सुनो, तुम अब मालदार माँ के लगते जिगर की माशूका हो। अच्छे आउटफिट पहनो, सलवार कुर्ते में बहन जी टाइप लगती हो। कहती हो ना तुम्हें सब कुछ अच्छा और नया चाहिए। मुझे पुराने फिल्मों के गीत के अलावा पुराना कुछ भी पसंद नहीं है। लेकिन पुराने सलवार कुर्ते पसंद हैं।
नहीं, बड़ा जी चाहता है गोल गले की सफ़ेद टी शर्ट के साथ काली जीन्स पहनूं। पापा इतना कम पैसा देते हैं। नवी के साथ शॉपिंग करो। वो भोला है, मुझे संकोच होता है। इश्क करने में नहीं होता। वो इतना सीधा सरल है कि मुझे लगा उसका दिल तोड़ना गलत होगा। ठीक है, मैं नवी से कहूँगी, इतना सीधा सरल बने रहकर इश्क नहीं होता। लड़की को मॉल ले जाओ, मूवी दिखाओ। नवबोध और लाडली कैंटीन में थे। मुक्ति दौड़कर उनकी मेज़ पर पहुंची। नवी, एक कप चाय में सीक्रेट बताऊंगी। लाडली हंसी। पिज़्ज़ा ऑर्डर किया है, चाय के साथ पिज़्ज़ा खाओ, लेकिन सीक्रेट मत बताना। नवबोध ने मुक्ति को व्यवधान की तरह देखा, लेकिन सीक्रेट जानने की जिज्ञासा प्रबल हो गई। बोला, मुक्ति, मुझे सीक्रेट जानने का बहुत शौक है। लाडली गोल गले वाली सफ़ेद टी शर्ट और ब्लैक जीन्स की मामूली सी ख्वाहिश रखती है। नवी, तुम अनाड़ी हो। लाडली ने तर्जनी तान ली। मुक्ति, मैंने मना किया था ना। नवबोध ने लाडली के निषेध का निषेध किया। इतनी छोटी सी बात है लाडली, तुमने मुझसे क्यों नहीं कहा। मुक्ति मुक्त भाव से हंसी। कस्बे की शीलवती लड़की है, कैसे कहे। लाडली ने अरुचि दिखाई। पापा पैसे भेजेंगे तब खरीद लूँगी। लाडली, तुम्हारे कंजूस पापा उतना ही भेजते हैं जिनमें तुम अपना पेट चला सको। नवबोध ने प्रहसन को आगे न बढ़ने दिया। लाडली, संडे को तुम्हें यहाँ का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल दिखाऊंगा। वहीं खाना खाएंगे और मूवी देखेंगे। शॉपिंग मॉल। इच्छित वस्त्र मिल गए, लेकिन लाडली का कस्बाई संकोच नहीं जाता। महंगे हैं नवी, मैं नहीं लूँगी। ले लो, पसंद की चीज़ मुश्किल से मिलती है। जिद है। अकेला बेटा हूँ, माँ ने जिद्दी बना दिया है। नवी ने कपड़े पैक करा लिए। भीड़ होने से मूवी की टिकट नहीं मिली। अब लाडली वस्त्रों वाला पैकेट लटकाए हुए बोली, मेरे घर चलो, पास में है, जीन्स पहनकर दिखाना। घर? कुकर्म तो नहीं करोगे? घर में गीता है, छूकर कहूँगा मैं शरीफ हूँ। जानती हूँ मेरा भरोसा नहीं तोड़ोगे। घर पहुंचकर नवबोध कॉफ़ी बनाने लगा। लाडली टी शर्ट और जीन्स धारण कर तत्परता से दर्पण के सम्मुख खड़ी हुई। स्मॉल टाउन की छोटी हैसियत वाली नहीं, बड़े शहर की सोफिस्टिकेटेड लड़की लग रही है। भगवान ने हुस्न दिया है, हैसियत भी दे देते। कॉफ़ी के 2 मग थामे हुए नवबोध हुस्न की गिरफ्त में। गजब ढा रही हो। सकपका कर लाडली टी शर्ट को नीचे खींचने लगी। इतनी छोटी, भद्दी लग रही है। टी शर्ट भद्दी नहीं लग रही है, बार बार खींचना भद्दा लग रहा है। ड्रेस को कैरी करना सीखो लाडली। आधुनिक आउटफिट पहनने के लिए कॉन्फिडेंस मजबूत होना चाहिए। नवबोध ने मग छोटी मेज पर रख दिए। नवी, तुम मेरे कॉन्फिडेंस को मजबूत करोगे। लाडली अप्रत्याशित रूप से नवबोध के गले लग गई। कुकर्म मत करो। नवबोध ने उसे आहिस्ता से सहेज लिया। जानता है लाडली समीप आना पसंद नहीं करती। चतुराई दिखाएगा तो ब्रेकअप सुनिश्चित है। पागल। तुम्हें इस ड्रेस में देखकर पागल हो रहा हूँ ना। पागल। कभी कभी मेरे घर आया करो। क्या करेंगे? शोर मचाएंगे, थोड़ा हंगामा करेंगे, मॉक एग्ज़ाम होना है, पढ़ेंगे। मैंने जो नोट्स दिए पढ़े। भेजे का उपयोग करो, वरना भेजा काम करना बंद कर देगा। अच्छा परसेंटाइल बनाऊंगी, तुम्हें गुरुदेव जो बना लिया है। लाडली ने खुद को खूब परिष्कृत किया। रहन सहन में परिष्कार, पढ़ाई और परिणाम में परिष्कार। पूर्वार्ध की सालाना परीक्षा लाडली ने पर्चे अपेक्षा से अधिक अच्छे किए। नवी, तुम्हारे नोट्स का कमाल है। सिरमौर की लड़कियों को पता तो चले मैं बड़े शहर के बड़े कॉलेज में टॉप कर सकती हूँ। सिरमौर की लड़कियों को बताना एक भोले भाले लड़के को तुमने दीवाना बना रखा है। बताऊंगी। महंगे कैफेटेरिया में 50 रुपये कप वाली कॉफ़ी पीकर कॉन्फिडेंस लेवल कितना बढ़ जाता है। डिस्कोथेक की तो इन लड़कियों को कल्पना भी नहीं होगी। नवी, तुमने मुझे बताया ऐसे पढ़ना चाहिए और ऐसे जीना चाहिए। इतना एडमायर मत करो, मैं बेहोश हो जाऊंगा। सिरमौर जाने से पहले पार्लर जाना चाहती हूँ, ले चलोगे? वैसे ही सुंदर हो तुम तो, थोड़ा स्टाइल बना लूँ ना। सिरमौर में बहुत सस्ते और काम चलाओ 2-3 पार्लर हैं। पार्लर जाने वाली लड़कियां खुद को बेगम समझती हैं। मैं उन्हें बताऊंगी पार्लर में बॉडी स्पा से लेकर क्या क्या होता है। क्या क्या होता है? आईब्रोज नोच कर बर्बाद कर देते हैं, अच्छे लंबे बालों को काट छाट कर छोटा कर देते हैं। देखो अपने बाल। मेरा मजाक बना रहे हो? मेरी इतनी मजाल नहीं है। सिरमौर के लिए ट्रेन में मेरा रिजर्वेशन कराया? तत्काल में ट्राई कर रहा हूँ। नवबोध ने लाडली को कार से रेलवे स्टेशन पहुंचाया। उसका सामान लाद कर B2 कोच में रखा।
ओवरनाइट जर्नी है, अपना ध्यान रखना। चिंता है मेरी? बहुत। डिज़र्टेशन की चिंता करूँ? दिल्ली में मम्मी के एक फ्रेंड है, मारवा अंकल। मम्मी ने उनसे बात की है, हम दोनों को अच्छे संस्थान में रखवा देंगे। श्योर? 100%। ये रखो। लाडली ने पैकेट थाम लिया। क्या है? देख लेना चलूँ, ट्रेन का सायरन हो गया है। लाडली के हाव भाव में एसी कोच में पहली बार यात्रा करने का गौरव था। नवबोध के जाने पर उसने पैकेट खोला। नमकीन, काजू, केक, चॉकलेट्स और कोक के 2 कैन। सचमुच साफ दिल का लड़का है। सिरमौर पहुंचकर लाडली ने नवबोध के दिए हुए महंगे सेलफोन से सिम निकालकर अपने पुराने सेल में डाल लिया। नए सेलफोन को बैग में छिपा दिया। सेलफोन ने इश्क की खबर प्रसारित कर दी तो पापा सिरमौर के लिए बैरंग वापसी कराकर दम लेंगे। हाथ पीले करो। नवबोध नित्य कॉल करता। लाडली भरपूर सतर्कता बरत रही थी। नवी, रोज़ कॉल क्यों करते हो? घर छोटा है, माँ आसपास रहती है। माँ को मेरे बारे में कुछ बताया? हाँ बोली, पहले डिग्री तो लो, डिजर्टेशन का क्या सीन बन रहा है? तुम्हें जल्दी ही कॉल लेटर मिलेगा। नवी, यू आर ग्रेट। यहाँ आ जाना, ये ग्रेट तुम्हें दिल्ली ले चलेगा। इश्क में निकम्मे ना बनो, मारवाड़ी बनिया। मुझे दिल्ली में इतने दिन रहना है, पापा वहाँ का इंतज़ाम देखे बिना नहीं मानेंगे। पापा के साथ पहुँच जाऊँगी। मैं नहीं चाहती पापा को कुछ हिंट मिले, वे मेरे हाथ पीले करने की जुगत बैठाने लगेंगे। डरा रही हो? नहीं, समझा रही हूँ। लाडली को कॉल लेटर मिल गया। निर्धारित तिथि पर पापा के साथ दिल्ली पहुँची। नवबोध स्टेशन आया। लाडली के पिता पर प्रभाव डालने के लिए हुलस कर उनके चरण स्पर्श किए। पिता के पैरों पर झुका नवबोध लाडली को सज्जन बल्कि निरीह सा लगा। भगवान ने इसके चेहरे पर 12 बजा दिए हैं, पर इसका दिल बहुत साफ है। लाडली ने पिता से उसका परिचय कराया। नवबोध ने जानकारी दी। लाडली, मारवा अंकल ने तुम्हारे लिए वर्किंग वुमेन हॉस्टल में बात की है। लाडली के पिता अग्रसर हुए। सुरक्षित रहेगा ना? हाँ, हॉस्टल सुरक्षित एरिया में है। तुम कहाँ रहोगे? लाडली ने पूछा। अंकल ने अपने परिचित के यहाँ पेइंग गेस्ट रखवा दिया है। कल रात में छत पर सोया, बहुत अच्छा लगा। पहली बार पता चला एसी रूम में सोकर मैं नेचर को मिस करता हूँ। लाडली ने अर्थपूर्ण नज़र नवबोध पर फेंकी। पापा को खूब इम्प्रेस कर लो। प्रभावित पिता नवबोध को कह गए, लाडली का ध्यान रखना। नवबोध को मानो लाडली का ध्यान रखने जैसा बड़ा मकसद मिल गया। संस्थान में उसकी मदद करता, छुट्टियों में खूब घुमाता। दुनिया के रंग और रंगीनियाँ देखकर लाडली उपकृत हो गई। नवी, देखने को कितना कुछ है, मैंने कितना कम देखा है। ये डिजर्टेशन मुझे कभी नहीं भूलेगा। और मैं? लाडली ने उसका हाथ थाम लिया। ना तुम्हें भूलूंगी, ना भूलने दूंगी। नवबोध की इच्छा हुई लाडली को समीप खींच ले, पर कह सकती है, मैंने हाथ क्या पकड़ा, तुम छिछोरे हो गए। नियंत्रण और सतर्कता छोड़कर लाडली की संगत नहीं छोड़ना चाहता था। हल्के से लाडली का हाथ थपका। कुकर्म कर रही हो? थोड़ी मनमानी करने की छूट दे रही हूँ। आजमाना चाहती है? तुम्हारी शान में कोई गुस्ताखी नहीं कर सकता। 2 दिन की छुट्टी है, मूवी तो दिखा सकते हो, ये ठीक बात है। वे मूवी देखने नहीं जा सके। लाडली के पेट में मरोड़ होने लगी। शाम तक उल्टियाँ। नवबोध लाडली को निजी अस्पताल ले गया। उसे भर्ती कर ड्रिप लगा दी गई। दूसरे दिन ड्रिप हटाई गई। लाडली ने अजीब सा व्यवहार किया। नवी, 2-4 दिन भर्ती रख, अस्पताल वाले मुझे पकाएंगे, मैं ठीक हूँ, चलो यहाँ से। डॉक्टर ने 2 दिन रुकने को कहा है, क्योंकि उन्हें बिल बनाना है। जो बनेगा दूंगा। लाडली बेड से उठ गई। चलो भाग चलते हैं, तुम्हारा पैसा बचेगा। ये गलत है लाडली, अस्पताल वाले एक्शन लेंगे। यदि हमें ढूंढ पाएंगे तब ना। तुम स्वार्थी हो रही हो। यहाँ कोई नहीं जानता हम शरीफ बाप की औलाद हैं। अस्पताल वाले मरीज को लूटते हैं। आज मैं लूटना नहीं चाहती। नवबोध को पहली बार लाडली के व्यवहार पर क्षोभ हुआ। बेवकूफ़ है या उसे बेवकूफ़ समझती है? ये गलत है लाडली। थोड़ी बहुत बदमाशियाँ करनी चाहिए। ये उम्र लौट कर नहीं आएगी। हम बहुत कुछ पा सकते हैं, लेकिन बीत गई उम्र नहीं पा सकते। फिर तो हमारी ज़िंदगी अपने मम्मी पापा की तरह हो जानी है। गृहस्थी और जिम्मेदारियों के अलावा कोई बात नहीं होगी। तुम अभी पूरी तरह ठीक नहीं हो, इसलिए डॉक्टर ने 1-2 दिन रुकने को कहा है। इस बात को गंभीरता से लो। बिंदास रहना चाहती हूँ। गंभीर होने की उम्र आएगी तो चीज़ों को गंभीरता से ले लूँगी। लाडली बेधड़क भाग चली।
नवबोध बिल चुकाकर जाना चाहता था, पर अपरिचित शहर है, वो बाहरी भाग गए। मरीज को लेकर अस्पताल वाले बवाल करेंगे। वो अस्पताल परिसर से बाहर आया। लाडली जा चुकी थी। नवबोध का क्षोभ बढ़ गया। संस्थान में भी रुष्ट रहता, लेकिन लाडली अलग अंदाज में दिखी। डिसर्टेशन कर रहा मिथिल पूरे समय कंप्यूटर पर कब्जा किए रहता था। लाडली ने आग्रह किया, थोड़ी देर के लिए उसे कंप्यूटर चाहिए, फाइल में कुछ ऐड करना चाहती है। मिथिल ने प्रपोज कर दिया, कंप्यूटर क्या, दिल मांग लो। मैं और नवी अपना काम कर लौट जाएंगे, मिथिल स्टोरी मत बनाओ। लाडली का साहस देख नवबोध के चेहरे पर रौनक आ गई। विश्वास नहीं हुआ लाडली उसके प्रति इतनी एकाग्र है। लाडली के पीछे खड़े संदर्भ ने मिथिल को दया से देखा। मिथिल, बाहर से आए स्टूडेंट्स को अंडर एसेस मत करो। मिथिल ने सबको सुनाकर कहा, चांस मार रहा था। वैसे जानता हूँ नवबोध जैसे ड्यूड से दिल लगाकर लाडली विवेक से काम ले रही है। लाडली कुछ कहती, लेकिन नवबोध ने चुप रहने का संकेत कर अपना क्षोभ खत्म कर लिया। डिसर्टेशन पूरा कर लाडली उत्साहित थी। डिसर्टेशन कहाँ से किया है? प्लेसमेंट पे इसका इन्फ्लुएंस पड़ता है नवी। मेरा एक सपना पूरा हुआ। मैं साइंटिस्ट बनना चाहती हूँ। इसी इंस्टीट्यूट में जूनियर साइंटिस्ट बनने का मौका मिले तो वाओ। मुझे साइंटिस्ट नहीं, पत्नी चाहिए। मैं सिर्फ पत्नी बनने के लिए डिग्री नहीं ले रही हूँ, जॉब ज़रूर करूँगी। ठीक है, हमारा वर्क प्लेस एक रहेगा। घर और वर्क प्लेस हर जगह मेरा चांद सा चेहरा देखकर ऊब जाओगे। तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। इतनी अच्छी लगती रही तो मैं ऊब जाऊँगी। हंसकर लाडली नवबोध के गले लग गई। गले लगती हो लेकिन ऊबने की बात करती हो। हम दोनों टीचर बनेंगे, मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है। पहले फाइनल तो कर लें। पता नहीं क्या सोचकर नवबोध ने पूछ लिया, तुम मुझे लेकर सीरियस हो ना? मुझे इंसान में सिंप्लिसिटी चाहिए जो तुम्हारे भीतर है। हमारे विचार कितने मिलते हैं। मुझे भी तुम्हारी ऐसी सिंपल सोबर लड़कियां अच्छी लगती हैं। अधिकतर लड़कों को सिंपल सोबर लड़कियां ही अच्छी लगती हैं। कहा ना मैं कस्बे की लड़की हूँ, प्रेम नहीं करना चाहती थी। तुम्हारी सिंप्लिसिटी ने इतना इंस्पायर किया, मैं तुम्हें सीरियसली लेने लगी। कभी अपने भाग्य पर अचरज होता है, कभी अविश्वास होने लगता है। लाडली, मैंने सोचा नहीं था इतनी अच्छी लड़की मेरे जीवन में आएगी। नवबोध के चेहरे पे विजेता का भाव था। उत्तरार्ध पूर्वार्ध से बेहतर बीता। कॉलेज प्रोजेक्ट, टॉपिक, एग्ज़ाम, पिकनिक, दशहरे की 4 दिन की छुट्टियाँ। विद्यार्थी कोनार झील में पिकनिक पर गए। लड़के अपने साधनों से पहुँचे। लाडली सहित छात्रावास की कुछ लड़कियों को नवबोध कार से ले गया। झील की सैर करने के लिए नाव में चढ़ते हुए लाडली का पैर फिसल गया। कहाँ लगी, कैसे फिसली? अधिक तो नहीं लगी? कहते हुए ठीक पीछे खड़ा निर्वाण उसे प्रयत्नपूर्वक कुछ देर थामे रहा। किसी ने कहा, निर्वाण अपना कैरेक्टर संभालो, लाडली ठीक है। नवबोध का मोद और लाडली का उत्साह नष्ट हो गया। नवबोध ने छात्रावास पहुंचाया, तब भी वो हतोत्साहित थी। निर्वाण की हिम्मत बढ़ती जा रही है नवी। फॉरगेट इट। लगता है निर्वाण गर्लफ्रेंड के बिना रह नहीं सकता। जब से माधुरी से इसका ब्रेकअप हुआ है, कई बार मेरे करीब आने की कोशिश कर चुका है। बेवजह कॉल करता है, कभी SMS भेजता है। मुझे बताया नहीं तुमने? तुम परेशान हो जाते। ऐसे छिछोरों को सबक सिखाने के लिए मैं अकेली काफ़ी हूँ। तेज मिजाज लड़का है, हमें लफड़े में नहीं पड़ना। आइंदा कहीं चलो तो भीड़ मत ले जाना। मैं और तुम, मुझे प्राइवेसी चाहिए। नवबोध को लाडली की वफादारी ने लूट लिया। फाइनल एग्ज़ाम हो जाएं, निर्वाण जैसे सिरफिरों से पीछा छूट जाएगा। सालाना इम्तिहान से पहले विदाई समारोह हुआ। पूर्वार्ध के विद्यार्थियों ने होटल सफारी में आयोजन किया। पार्लर, कीमती साड़ी, सफ़ेद मोती की माला। लाडली की सज्जा धज्जा में नवबोध का वॉलेट पतला हुआ। बेबी पिंक साड़ी में पिंक लग रही लाडली के साथ तस्वीर उतारने के लिए लड़के पिपासु हो रहे थे। फन और मूड के साथ इम्तहान के बाद की स्थितियों पर विमर्श चल रहा था। नंदना बताने लगी, हमारा फ्यूचर क्या होना है मालूम नहीं, लेकिन रूपा का फ्यूचर चमक रहा है। प्लेस हो गई क्या? मुक्ति ने पूछा। नंदना ने सूचित किया, इसकी शादी हो रही है। ये सुगृहिणी के फ़ायदे उठाएगी। हम लोग कंपनियों को रिज्यूमे फॉरवर्ड करने में दिन बिताएंगे। निर्वाण ऊंची आवाज़ में बोला, अपना तो अभी रिज्यूमे फॉरवर्ड करने का इरादा नहीं है। दिल्ली से टेरी में PhD करूँगा। मेरे मामा पार्लियामेंट में सहायक निदेशक की पोस्ट पर हैं। उन्होंने टेरी में बात कर ली है। नंदना बिल्कुल याचक बन गई। निर्वाण, मेरे लिए कुछ कर सकते हो?
मैं साइंटिस्ट बनना चाहती हूँ। मामा एक दो को रखवा सकते हैं। साइंटिस्ट बनना लाडली का अभीष्ट है। नवबोध ने देखा वो एकदम बेखबर लग रही है। जानती है निर्वाण टेरी से पीएचडी का उल्लेख उसे झांसा देने के लिए कर रहा है। नवबोध लाडली के प्रति भावनाओं से भर गया। इसे सुख सम्मान सराहना बहुत कुछ देगा। नवबोध के नोट्स बड़ा काम आए। सालाना इम्तिहान के अंतिम पर्चे पर लाडली लहक रही थी। नवी, तुमसे मिलकर जाना पढ़ाई इस तरह करनी चाहिए। तुम नहीं जानते मैंने तुमसे कितना सीखा है। हर बार की तरह फर्स्ट पोजीशन तो तुम्हारी रहेगी, पर मेरा भी परसेंटाइल 70 से ऊपर जाना चाहिए। मुझे गुरु मानती हो ना? नहीं, सपने और संभावनाएं हों तो फिर टैलेंट अपने आप आ जाता है। मुझ में भी आ गया, लाडली ने इतराने वाली लड़की की तरह कहा। पहले बताती तुम्हें नोट्स की जीरोक्स देने की बेवकूफ़ी न करता। तुम्हारी बेवकूफ़ियाँ मुझे बहुत पसंद हैं। आगे कैरियर, प्लेसमेंट, एमफिल, पीएचडी। देखो मेरा टैलेंट मुझे कहाँ ले जाता है। शादी? सुनती हूँ लड़के 30 साल से पहले शादी के लपेटे में नहीं आना चाहते। थोड़ा धीर धरो। मैं सीरियस हूँ। जब तक रिज़ल्ट ना आ जाए मैं शादी के सपने देखूँगी। मैं सपनों में विश्वास नहीं करता। सपने देखना चाहिए, पूरे हों ना हों। सिरमौर जा रही हो, लग रहा है कुछ छूट रहा है। रोज़ कॉल करूँगी। नवबोध लाडली को ट्रेन में बैठाकर घर लौटा। लगा खाली घर के एकांत में ज़ोर से रोए। लाडली को देखने, छूने, महसूसने की आदत हो गई है। ज़िंदगी, आदत, दिनचर्या, एहसास, स्मृति, सपने, नींद में लाडली और सिर्फ लाडली है। कस्बाई कच्चापन लेकर आई थी, अब अभिरुचि से संपन्न एक अलग आकर्षण से भरपूर लगती है। अधीर और लाडली को कॉल करता, वो चहक कर बात करती। परीक्षा परिणाम पर चहक रही थी। ओ नवी, तुम फर्स्ट पोजीशन पर हो, मैं 7th। विश्वास नहीं हो रहा है। सपने और संभावनाएं हो तो टैलेंट अपने आप आ जाता है। सो स्वीट। मार्कशीट लेने कब आ रही हो? जल्दी ही टपक पड़ूंगी। नवबोध लाडली के आने की प्रतीक्षा कर रहा था। निर्वाण ने चौंका दिया। नवी, मैं और लाडली टेरी से पीएचडी करने जा रहे हैं। नवबोध इतना कभी नहीं घबराया था। व्हाट? इतनी रिक्वेस्ट कर रही थी टेरी से पीएचडी करने को मिले तो कैरियर बन जाए। मुझे इतने कॉल किए उसने कि लगा बेचारी का मासूम दिल न तोड़ूं। मामा जी ने मैनेज कर दिया। नो नो नेवर। लाडली ने नहीं बताया? नवबोध सदमे में। लाडली तो कुछ बार निर्वाण को सार्वजनिक तौर पर फटकार चुकी है। जानती है निर्वाण का एक ब्रेकअप हो चुका है। जानती है मैं उससे किस सीमा तक जुड़ चुका हूँ। इतनी मदद की मैंने उसकी। निर्वाण पीएचडी का प्रलोभन दे लाडली को अप्रोच कर रहा है या लाडली फरेब रच रही है? नवबोध को लगा वो वैसा नहीं रहा जैसा अब तक था। स्पष्ट बात करनी होगी। लाडली को मालूम तो हो निर्वाण उसे लेकर क्या बातें कर रहा है। लाडली को कॉल किया। लाडली, क्या तुम टेरी से पीएचडी करने वाली हो? लाडली कतई सदमे में नहीं थी। मुझे टेरी में मौका मिल रहा है नवी। ऐसा स्वर जैसे कोई गजब नहीं हुआ। पीएचडी ही करना था तो यहाँ हो, हम दोनों एक साथ करेंगे। नवी, टेरी से पीएचडी मैटर करता है, मैं खुश हूँ। लाडली ने सेल ऑफ कर दिया। लाडली एक एहसास। नवबोध अफसोस से भर गया। नफरत करना चाहता था, नहीं कर पा रहा था। निर्वाण ने नज़दीकी बढ़ा ली और आभास तक नहीं मिला। लाडली ने निहायत गुप्त तरीके से अपना काम साध लिया और आभास तक नहीं मिला। कहती थी ज़िंदगी में मुझे सब कुछ अच्छा चाहिए, अच्छा पाने के लिए किसी को बेवकूफ़ बना सकती है। मुझे बेवकूफ़ बनाया? मैं बेवकूफ़ बनाया गया हूँ, इस्तेमाल हुआ हूँ, छला गया हूँ, ठगा गया हूँ, निचोड़ लिया गया हूँ, जलील हुआ हूँ। शांत घर में नवबोध कुछ दिन सुस्त पड़ा रहा। लाडली के एहसास से छूटना नामुमकिन है। लाडली को कॉल करता, लाडली रिसीव न करती। नवबोध इस्तेमाल हुआ, छला गया, ठगा गया, निचोड़ लिया गया, जलील हुआ, बेवकूफ़। नवबोध सुस्त हो गया। किसी को समझने के लिए 2 साल बहुत होते हैं। मैं बेवकूफ़ हूँ, समझ ना सका। उसे मैं नहीं, मेरा पैसा और नोट्स पसंद थे। वो मेरे साथ टाइम पास कर रही थी। चेहरा ऐसा मासूम बनाए रहती थी जैसे मेरा सहारा लेकर कृतज्ञ हो रही है। मेरी बेवकूफ़ी ये कि मुझे खुद पर इतना एतबार था कि मुझे कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता। लगा ही नहीं बहला रही है। फरेब की तो कल्पना नहीं थी। शातिर व्यवहार वाली कभी नहीं लगी।
कभी कभी थोड़ी बेवकूफ़ी करती थी। उसकी बेवकूफ़ी अनाड़ी उम्र के अनाड़ीपन या बड़पोलेपन से अधिक नहीं लगती थी। उसकी बेवकूफ़ी पर मैं व्याकुलता बढ़ा लेता था कि देखूं हसीना किस सीमा तक बेवकूफ़ बनाती है। वो हर दिन ऐसे अंदाज में होती थी कि अब भी उसे शातिर मानने को जी नहीं कर रहा है। एकांत घर में बैठा लुटा पिटा सा नवबोध हिसाब लगा रहा है। 2 वर्षों में स्वार्थी लड़की के पीछे कितना पैसा बर्बाद कर डाला। ब्लैकबेरी का महंगा हैंडसेट, ब्यूटी पार्लर, डिस्कोथेक, ट्रेन का आरक्षण, डिजर्टेशन, 80,000, 90, आगे हिसाब लगाने का साहस न हुआ। सब खत्म। पूरी तरह बेचैन होकर लाडली को कॉल करता। डज नॉट एग्जिस्ट। निर्वाण को कॉल किया। निर्वाण का सपाट उत्तर, लाडली तुमसे क्यों बात नहीं करना चाहती मैं कैसे बता सकता हूँ। तुम्हारा अफेयर है, मैं इंटरफियरेंस नहीं करूँगा। तुम जानो या लाडली जाने। नवबोध को संघात दे निर्वाण लाडली से बोला, बहसा 2-4 दिन में कॉल कर, मुझे दिक्कत करता है। कॉल करके उसे सॉरी बोल दो। सॉरी क्यों बोलूँ? उसे इतना बेवकूफ़ बनाया। वो बन रहा था, शादी के लिए छटपटा रहा था। 2 साल तुमने उसे प्यार से डसा है, अब प्यार से सॉरी बोल दो। इतना तो बेचारे का हक बनता है। निर्वाण मानो आनंद लेने के लिए लाडली को उकसा रहा था। लाडली सूझबूझ कर कदम उठाती है। सॉरी बोलने के लिए कॉल करेगी तो बहुत संभव है नवबोध लंबा भाषण सुनाएगा। यदि किए गए खर्च का हिसाब मांग लिया तो मेरी बिगड़ी पोजीशन और बिगड़ जाएगी। मैंने नवबोध के हक की फिक्र कभी नहीं की निर्वाण। वो बेवकूफ़ था, सचमुच बेवकूफ़ था। इसीलिए उसे थोड़ा और सताना चाहिए। SMS करो, लिखो, डसो मगर प्यार से। ये तो वो बिना SMS के भी समझ गया होगा। तुम झिझक रही हो। लाइफ को एक रिएक्शन की तरह लो। पिछला कुछ भी अपने पास मत रखो, याद की तरह भी नहीं। लाडली ने सॉरी टाइप किया। सेंड करने की हिम्मत नहीं हो रही है निर्वाण। करो, गिल्ट से बाहर आ जाओगी। कोई बॉन्डिंग ना हो तो मनुष्य स्वतंत्र रह सकता है। भावना नहीं, भावुकता नहीं, भय नहीं, भरोसा नहीं, भागम भाग नहीं, भार नहीं। ठीक कहते हो। संदेश भेजते हुए लाडली ने कतई विचार नहीं किया कि संदेश पढ़ते हुए नवबोध की वही दशा हो रही होगी जो विषैली सर्पिणी के डसने से होती है। अभी आप सुन रहे थे कहानियों में वास्तविक जीवन का चित्रण करने में सिद्धहस्त कथाकार सुषमा मुनींद्र जी की लिखी हुई कहानी डसो मगर प्यार से। उम्मीद करती हूँ कहानी आपको पसंद आई होगी। आपसे अनुरोध है कि आप अगर मुझे नियमित सुनते हैं या कभी कभार सुनते हैं या फिर आज पहली बार ही सुन रहे हैं तो भी मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और लाइक और शेयर भी करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे।